आफ्टरनून। चलिए इस वाली वीडियो में शुरू करते हैं एक नया स्टैंडर्ड जिसका नाम है SA 315। शुरू करने से पहले आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार मैं आपको अपने चैनल का वॉक थ्रू कराना चाहता हूँ। देखिए ये मेरा चैनल है ऑडिट विद CA ओमगर, जिसमें आपको कई सारे कंटेंट आपको मिलेंगे, कई सारे वीडियोस आपको मिलेंगे। इसमें अगर आप आओगे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, ठीक है, तो कई सारे प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है। जैसे ये देखिए आपके काम की चीज़ क्या है, ये देखिए स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की वीडियोस आपको यहाँ मिल जाएंगे, ऑडियो रिविजन्स की वीडियो यहाँ मिल जाएंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटीज की वीडियो यहाँ मिल जाएंगे, कारों के। तो हर टॉपिक्स के अलग अलग प्लेलिस्ट हैं। मैं अगर इस पर क्लिक करूँ तो मैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग वाले प्लेलिस्ट में गया और इसमें अगर मैं देखूँ, चलिए है, तो देखिए ये सारे हमारे इसमें ऑलरेडी वीडियोस अपलोडेड हैं। जैसे 200, 210, 220, फिर उसके बाद 230 भी होगा इसमें। ये देखिए डॉक्यूमेंटेशन, ये देखिए सबसे नीचे 230 है। 240 खैर हमारे सिलेबस में है नहीं। 260, 265 भी है। 299, ये देखिए 299 भी है, बट ये भी प्राइवेट वीडियो है ना। अभी कल तक ये पब्लिक हो जाएगा। उसके बाद फिर 300 बाकी अभी अपलोड होना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कई सारे वीडियोस, तो जो भी स्टैंडर्ड्स ओरिएंटेड जो वीडियोस होंगे वो सारे इसी प्लेलिस्ट में अपलोड होंगे। ठीक है, जैसे इसमें 450 अपलोडेड है, 580 अपलोडेड है, 560, 570, कई सारे वीडियोस इसमें अपलोडेड है। ठीक है, तो ये है, इसको आप विजिट जरूर कीजिएगा। चलिए तो एक बार शुरुआत करते हैं। आज का हमारा स्टैंडर्ड है 315, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रोमम। तो पहले इसका कुछ बैकग्राउंड मैं आपको समझाना चाहता हूँ। हेलो, माइक चेक। ओके, तो पहले इसका कुछ मैं बैकग्राउंड आपको समझाना चाहता हूँ। तो सीधे मैं आपको अपने नोट्स में लेके आ रहा हूँ, आप चाहो तो साथ ही साथ लिखते भी रहिएगा। मैं सीधे आपको अपने नोट्स पे लेके आ रहा हूँ और पहले कुछ बेसिक आपको समझाता हूँ कि सर ये SA 315 क्या है। चलिए, देखिए 315 का नाम है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। ठीक है, 315 का नाम है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। और शॉर्ट में बोलूं तो यहाँ पे हम क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं। यहाँ पे क्या ले रहे हैं? ऑब्टेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। हम यहाँ पे क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट में आपको यही ध्यान रखना है कि सर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं। अब कुछ बेसिक बातें करें कुछ बेसिक चर्चा करें तो देखिए ऑडिट में 3 फेजेस होते हैं: प्लानिंग फेज, एग्जीक्यूशन फेज, रिपोर्टिंग फेज। प्लानिंग फेज में हम क्या करते हैं? पहले हम क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। देखो, जब तक हम किसी चीज को समझेंगे नहीं, हम प्लानिंग नहीं कर पाएंगे। तो पहले हमने क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग लिया, फिर हमने प्लान किया, फिर हमने उसी के हिसाब से मटेरियलिटी सेट किया। अब मटेरियलिटी क्या होता है, आप 320 मेरा देख लीजिएगा। फिर हमने एक बार प्लान कर लिया, फिर हम उस चीज को एग्जीक्यूट करते हैं। बहुत बेसिक लैंग्वेज में बोलूं, जैसे मैंने प्लान किया है कि कल मैं 4 बजे उठूंगा और कल सबसे पहले इस क्लाइंट की फाइल कंप्लीट करूंगा, फिर उस क्लाइंट की फाइल कंप्लीट करूंगा। ये मैंने प्लानिंग किया है। फिर उसी के हिसाब से 4 बजे उठ के मैं एग्जीक्यूट करूंगा। तो यहाँ पे जो आप प्लान कर रहे हो ना, आप वही चीज यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हो। यहाँ पे आपकी पूरी 500 सीरीज आ जाती है और 330 रिस्पॉन्स टू रिस्क। बहुत लिमिटेड चीज मैंने लिखी है सिर्फ समझाने के लिए, होती इसमें और भी बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं। फिर हमारा लास्ट में रिपोर्टिंग फेज आता है। देखो, आपने प्लान किया, आपने एग्जीक्यूट किया, फिर आप रिपोर्ट करोगे। जो भी आपके कंक्लूजन्स हैं रिगार्डिंग यहाँ क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा है, मटेरियल में स्टेटमेंट है कि नहीं, उसके हिसाब से आप रिपोर्ट करोगे। तो यहाँ पे पूरी 700 सीरीज आ जाती है। मैंने आपको पहले ही बोला 315 का मतलब है हम यहाँ पे क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं। क्वेश्चन ये आता है कि सर अंडरस्टैंडिंग कैसे लेंगे? तो अंडरस्टैंडिंग लेने के 4 तरीके निकल के आते हैं। हम इंक्वायरी कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर्स। एनालिटिकल प्रोसीजर्स के लिए मैं अलग से स्टैंडर्ड बना दूंगा 520, तो इसकी चर्चा मैं इस वाली वीडियो में नहीं करूंगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी चर्चा मैं इस वाली वीडियो में नहीं करूंगा।
इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये अच्छा खासा अलग से कंटेंट बन पाएगा इसका। तो सर इंक्वायरी कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। इंक्वायरी का सिंपल सा मतलब ये है, ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और ये इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर रहा है। इंक्वायरी का मतलब क्या है? पूछताछ। सेल्स मैनेजर से कर सकते हैं, रिस्क मैनेजर से कर सकते हैं, टीसीडब्ल्यूजी एम्प्लॉइज, किसी से भी, इंटरनल ऑडिटर, किसी से भी कर सकते हैं। अब आप सोचोगे सर इंक्वायरी करने से कैसे अंडरस्टैंडिंग होगी? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। मैंने सेल्स मैनेजर से पूछा कि भाई साहब आपके टारगेट्स कितने होते हैं, कमीशन आपका कैसे होता है, तो उसके हिसाब से हमें कुछ मालूम चलेगा। अगर मुझे लगता है कि उनके टारगेट्स बहुत ज्यादा ही मतलब होते हैं ना कि बिल्कुल ही ऐसे टारगेट्स हैं जो अचीवेबल नहीं है, तो मुझे ऐसा लग सकता है कि सेल्स डमी हो सकती है, सेल्स इन्फ्लेटेड हो सकती है। रिस्क मैनेजर से मैंने पूछा कि आप रिस्क को रिस्पॉन्स कैसे करते हो, रिस्क को आइडेंटिफाई कैसे करते हो, आपके क्या स्ट्रैटेजीज हैं, टीसीडब्ल्यूजी है, एम्प्लॉइज हैं। तो देखिए पूछताछ करने से अंडरस्टैंडिंग मिलती है। हम इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर रहे हैं, हम सिर्फ पूछताछ कर रहे हैं, हम कोई ऑडिट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ पूछताछ कर रहे हैं। ये चीज आपको समझ रही है? हम प्लानिंग फेज में, हम अभी ऑडिट नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं क्लाइंट की। तो पहला चीज हो गया इंक्वायरी कर रहे हैं, मतलब जनरल पूछताछ कर रहे हैं। दूसरी चीज निकल के आती है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब है हम सिर्फ देख रहे हैं किसी प्रोसेस को होते हुए, किसी प्रोसीजर्स को होते हुए, जो क्लाइंट परफॉर्म कर रहा है या क्लाइंट के बंदे परफॉर्म कर रहे हैं। हम यहाँ पे सिर्फ बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्लाइंट के ऑफिस में बैठा हूँ और मैं सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि कैसे क्लाइंट सेल को रिकॉर्ड करता है, कैसे क्लाइंट परचेज को रिकॉर्ड करता है। सर ऑब्जर्वेशन करने से अंडरस्टैंडिंग कैसे मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। मैं ऑब्जर्व करूंगा, मैं देखूंगा कि क्लाइंट कैसे अपने एम्प्लॉयज को इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि इन्वेंट्री काउंटिंग ऐसे करनी है, कैसे क्लाइंट सेल्स को रिकॉर्ड कर रहा है, क्या सेल्स को रिकॉर्ड करने का तरीका उसका सही है कि नहीं, पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ जो रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर है वो सही है कि नहीं है, एज पर दी स्टैंडर्ड्स, एज पर दी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मैं उस चीज को देखूंगा, समझूंगा। इंस्पेक्शन का तो सिंपल सा मतलब ये है एग्जामिनेशन करना। मैं क्लाइंट से अंडरस्टैंडिंग के तौर पे मैं रेंट एग्रीमेंट मांग सकता हूँ कि जनरली जो प्रीमाइसेस होते हैं रेंट पे होते हैं, उनके चार्टेड डॉक्यूमेंट्स जैसे एओए, एमओए, ये सब चीजें मांग सकता हूँ। लोन एग्रीमेंट, अगर कोई लोन चल रहा होगा तो सर इससे क्या फायदा होगा? से फॉर एग्जांपल मैं लोन एग्रीमेंट चेक कर रहा था और मैंने देखा कि भाई साहब इन्होंने अंट शंट लोन ले रखा है और हर चीज गिरवी रख रखी है। तो कहीं ना कहीं गोइंग कंसर्न पे डाउट आ जाएगा ना कि इतना सारा लोन ले रखा है, अगर लोन का रीपेमेंट नहीं हुआ तब तो फिर ये सब कुछ बेच देंगे अपना। सिर्फ अंडरस्टैंडिंग हम ले रहे हैं, आप इसको समझो, एज अ स्टूडेंट आप समझो इस चीज को। हम यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं, हम यहाँ पे ऑडिट नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बोला, यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बोला कि 3 फेजेस होते हैं हमारे ऑडिट में, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, रिपोर्टिंग। हम सिर्फ प्लानिंग फेज में पहले अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से प्लान कर रहे हैं और फिर मटेरियलिटी सेट कर रहे हैं। तो मैं ऑडिट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ले रहा हूँ, इंक्वायरी करके, ऑब्जर्वेशन करके, इंस्पेक्शन करके। क्वेश्चन ये आता है कि सर अंडरस्टैंडिंग लेने का फायदा क्या होगा, अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होगा? आपने बोला सर अंडरस्टैंडिंग लेना है और इंक्वायरी करना है, ऑब्जर्वेशन करना है, इंस्पेक्शन करना है, बट रिजल्ट क्या होगा? हमें तो भाई एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट रिजल्ट से मतलब है। तो देखिए, अब इसकी खूबसूरती देखिए। देखिए रिजल्ट दो ही होंगे, या तो रिस्क ज्यादा निकल के आएगी या रिस्क कम निकल के आएगी। रिस्क ज्यादा निकल के आएगी या रिस्क कम निकल के आएगी। तो मेरा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? बात करते हैं कोर्स ऑफ एक्शन की। एज एन ऑडिटर मेरा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? देखिए अगर रिस्क ज्यादा निकल के आती है तब तो ऑब्वियसली मैं किसी एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करूंगा। एक्सपर्ट्स का मतलब हो गया अदर देन अ सीए। अब अदर देन अ सीए बोलने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे प्रोफेशंस आ गए, सीएस, सीएमए, एलएलबी, एमबीए फाइनेंस, एक्चुअरी, है ना। एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करूंगा, अपनी एक्सटेंट ऑफ चेकिंग मैं बढ़ा दूंगा, क्योंकि अब रिस्क ज्यादा है तो मुझे चेकिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, मटेरियलिटी में कम कर दूंगा। दूसरा क्या निकल के आता है कि सर रिस्क कम है, तो ठीक है, आप एक्सटेंट ऑफ चेकिंग थोड़ा सा आप लीनियंट कर सकते हो, मटेरियलिटी आप बढ़ा सकते हो। एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करना नहीं करना ये आप डिस्क्रिशनरी हो सकता है, ऑप्शनल हो सकता है, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा मैंडेटरी नहीं है।
ये है पूरा 315। मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में और बहुत ज्यादा लेमैन टर्म्स में आपको समझाया है। मैं चाहूंगा आप एक बार इसको वॉक थ्रू करिए। मैं आपके सामने ये ओपन कर रहा हूँ। जनरली हमें जो 315 पढ़ाया जाता है बहुत ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज में, बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स में पढ़ाया जाता है। मैं आपको पहले एकदम लेमैन टर्म्स में समझाना चाह रहा हूँ कि 315 होता है क्या, फिर मैं आपको बुक में भी लेके आऊँगा। एक बार मैं स्क्रीन यहाँ पे रोक रहा हूँ, आप एक बार इसको वॉक थ्रू करिए। चलिए अब एक बार मैं आपको बुक में भी लेके आता हूँ, थोड़ा सा बुक से भी आपको चीज़ें वॉक थ्रू कराता हूँ। सर इसका कंटेंट कौन से चैप्टर में होगा? इसका कंटेंट आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 3 में। तो मैं चाहता हूँ आप लोग सब अपने बुक में आइए, आईसीआई मटेरियल चैप्टर नंबर 3, और उसमें आपको आना है पेज नंबर 12 पे। चैप्टर नंबर 3 मॉड्यूल 1 ऑडिट सीए इंटर, पेज नंबर 12 पे आना है। टॉपिक है आइडेंटिफाई असेसिंग रोमम, ये 315 है। 315 का अगर हेडिंग में आप देखो, हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं और रिस्क को असेस कर रहे हैं थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी। हम यहाँ पे 315 में हम रिस्क को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, आइडेंटिफाई करके उसको एसेस कर रहे हैं। एसेस क्यों कर रहे हैं? ताकि पता चले रिस्क ज्यादा है कि रिस्क कम है। कैसे? अंडरस्टैंडिंग लेकर। अच्छा, मैं सीधे मुद्दे की बात करता हूँ, मेन बातें करता हूँ। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है सर, हमें आइडेंटिफाई करना है, एसेस करना है रिस्क को फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे और असर्शंस लेवल पे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल मतलब ओवरऑल लेवल, मतलब ओवरऑल लेवल पे कहाँ कहाँ रिस्क है, ओवरऑल लेवल पे रिस्क ज्यादा है कि रिस्क कम है। असर्शंस लेवल मतलब स्पेसिफिक लेवल, स्पेसिफिक लेवल। अब ऐसे समझो, बेसिक, बहुत बेसिक मैं बातें कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा मैं टेक्निकलिटीज में नहीं जाना चाह रहा हूँ, बस बेसिक बात कर रहा हूँ। असर्शंस क्या होते हैं, मैंने कई सारे वीडियोस डाल रखे हैं, मुझे दोबारा समझने की जरूरत नहीं है। तो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव ये निकल के आता है कि सर हमें आइडेंटिफाई करना है, असेस करना है रिस्क को एक ओवरऑल लेवल पे और एक स्पेसिफिक लेवल पे। ठीक। अच्छा, अब आइडेंटिफाई और असेस करने के लिए ऑडिटर चार चीजें करेगा। आइडेंटिफाई करेगा रिस्क को अंडरस्टैंडिंग लेकर, उस रिस्क को असेस करेगा, तीसरा उस रिस्क को रिलेट करेगा कि भाई और क्या क्या रिस्क हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कोई रिस्क मिली कि सेल्स मैनेजर ने मुझे बोला कि सर हमारा टारगेट इस साल का 15 करोड़ सेल करने का है, जबकि उसकी हर साल सेल ही 1 करोड़ होती थी। तो मुझे उसके टारगेट्स काफी अनशन लगे, तो ये मुझे रिस्क लगी। अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि अगर अनशंट सेल्स करेगा तो मतलब हो सकता है डमी सेल्स भी रिकॉर्ड करे, तो ये रिस्क मुझे समझ में आई। तो मतलब वो इंटरनल कंट्रोल से धज्जी उड़ाएगा। तो इसकी वजह से और क्या क्या रिस्क अराइज हो सकता है परचेज भी फिर डमी रिकॉर्ड करे, एक्सपेंसेस भी डमी रिकॉर्ड करे। क्योंकि देखिए, अगर वो सेल्स बढ़ाएगा तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए एक्सपेंसेस भी बढ़ाएगा। फिर हम ओवरऑल लाइक्लीहुड चेक करेंगे। ओवरऑल लाइक्लीहुड कि भाई सेल्स भी बढ़ रहा है डमी, तो परचेज भी डमी बढ़ रहा है, तो ओवरऑल लाइक्लीहुड क्या हो गया? बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा मिसस्टेटमेंट हो गए फिर। तो चार चीजें क्या क्या निकल के आती हैं? सर हम रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे, ऑब्वियसली थ्रू अंडरस्टैंडिंग। सर हम उस रिस्क को एसेस करेंगे। सर हम जो हमने रिस्क पकड़ी है हम उसको रिलेट करेंगे कि और क्या क्या रिस्क अराइज हो सकती है, और फिर ओवरऑल लाइक्लीहुड चेक करेंगे, ओवरऑल सीवियरिटी, फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे। अब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स क्या होता है? ये बेसिस है फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क। अब
रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स में क्या क्या प्रोसीजर्स आती हैं? इंक्वायरी करना, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। मैंने वो पहले ही बोला, एनालिटिकल प्रोसीजर की बात मैं किसी और स्टैंडर्ड में करूंगा, उसके लिए अलग से 520 है। इंक्वायरी हम किससे किससे कर सकते हैं? इंटरनल ऑडिटर से कर सकते हैं, एम्प्लॉइज से कर सकते हैं, इन हाउस लीगल काउंसिल कौन होते हैं? वकील होते हैं। सेल्स मैनेजर से कर सकते हैं, रिस्क मैनेजर से कर सकते हैं, आईटी पर्सनल से कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन इंस्पेक्शन मैंने आपको पहले ही बोला, ऑब्जर्वेशन का मतलब है लुकिंग एट अ प्रोसेस और प्रोसीजर्स बीइंग परफॉर्म्ड, और इंस्पेक्शन का मतलब है डॉक्यूमेंट्री एग्जामिनेशन। अब इन्फॉर्मेशन जो भी आप ऑब्टेन करोगे, आपने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर किया, आपने इंक्वायरी किया, ऑब्जर्वेशन किया, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो वो इन्फॉर्मेशन एक तरीके से आपको हेल्प करेगी। मैं आपको एक बार पढ़ा दे रहा हूँ। हाँ 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 हाँ। क्या बोल रहा है? इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाई परफॉर्मिंग रैप मे बी यूज्ड बाय ऑडिटर एज एन ऑडिट एविडेंस टू सपोर्ट असेसमेंट। ठीक है, ऑडिटर में ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस अबाउट द क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। सही बात है। अब देखिए, अगर रिस्क ज्यादा निकल के आए, जैसे यहाँ पे मेरे पास समझिएगा, मेरा ऑब्जर्वेशन ये था कि रिस्क बहुत ज्यादा है, तो रिस्क बहुत ज्यादा है इसका मतलब इंटरनल कंट्रोल बहुत वीक है। तो इंटरनल कंट्रोल के बारे में भी मुझे एविडेंस मिल गया। अगर रिस्क ज्यादा है तो इंटरनल कंट्रोल वीक है, रिस्क कम है तो इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है। तो मतलब यहाँ पे मुझे कंट्रोल्स के इफेक्टिवनेस का भी एविडेंस मिल गया, और उसके हिसाब से हम अपने सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स मतलब आगे जो एग्जीक्यूशन के टाइम पे जो चेकिंग है, वो चेकिंग कैसे करनी है, ज्यादा करनी है, कम करनी है, एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करना है कि नहीं करना है, वो चीज भी हम तय कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे रिस्क ज्यादा निकल के आई तो एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करना, चेकिंग बढ़ाना, मटेरियलिटी कम करना। तो मैंने अपने कोर्स ऑफ एक्शन सिर्फ और सिर्फ रिस्क ज्यादा है कि रिस्क कम है उसके हिसाब से मैंने सेट कर दिया। खत्म हो गया। यही था आपका 315। यही था आपका 315। इतना ही था 315। ठीक है, तो मैं आपको फिर से एक बार वॉक थ्रू करा दे रहा हूँ 315 पे आपको क्या क्या चीजें एज एन एस्पिरेंट आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। तो सर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? पहली बात। दूसरी बात, सर हम जब आइडेंटिफाई एसेस कर रहे हैं तो क्या क्या स्टेप्स हैं? फिर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स में क्या क्या प्रोसीजर्स इन्वॉल्व है? उसके बाद इंफॉर्मेशन जो हमने ऑब्टेन किया उसका क्या करेंगे? बस इतना सही है। और मेन आपको ये चीज ध्यान रखना है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। बहुत ही अंडररेटेड स्टैंडर्ड है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स इसको इग्नोर करते हैं, रट के चले जाते हैं। इतनी सी बात नहीं, इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये था हमारा पूरा ऐसे 315। कैसा लगा आपको? कमेंट करके बताइएगा, और क्या टॉपिक आपको चाहिए मुझे बताइएगा। सो इस वाली वीडियो में इतना ही रखते हैं। अच्छा लगा होगा तो शेयर कीजिएगा, और आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और प्लेलिस्ट विजिट करना ना भूलें। चलिए, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।